कोलकाता रैली के बहाने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की और साथ ही ये भी कहा कि रथ यात्रा के नाम पर बीजेपी को दंगा फसाद हम नहीं करने देंगे। तो ममता के मंच पर आप जैसा कि जानते ही हैं 22 दलों के नेता आज मौजूद थे। ये ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित किया कोलकाता में। रथ यात्रा के नाम पर बीजेपी को दंगा फसाद नहीं करने देंगे, ये बात एक बार फिर से दोहराई ममता बनर्जी ने। लगातार रथ यात्रा को लेकर उनका विरोध पहले से ही था और इसकी इजाजत वहां पर नहीं दी गई थी कि कहीं ना कहीं दंगा फसाद इसके जरिए बढ़ाया जाएगा और कम्युनलाइज करने की यह कोशिश है बीजेपी की रथ यात्रा के जरिए। तो एक बार फिर से रथ यात्रा के नाम पर बीजेपी को दंगा फसाद नहीं करने दिया जाएगा, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी की आज ये बड़ी रैली हुई, उन्होंने रैली को संबोधित किया और इस मंच पर उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की। 22 दलों के नेता इस मंच पर मौजूद रहे थे। तो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश ये ममता बनर्जी की ओर से। और आपको बता दें रैली के दौरान 22 विपक्षी दलों के नेता ममता के इस मंच पर मौजूद रहे। ज्यादातर नेताओं के निशाने पर रही मोदी सरकार। बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये रैली मोदी को हटाने के लिए नहीं, एक सोच और विचारधारा के खिलाफ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में रफाल जैसा बड़ा घोटाला आज तक नहीं हुआ। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर तंज, कहा बीजेपी की 40 पार्टियों के गठबंधन में सीबीआई और ईडी भी शामिल। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां साथ रहेंगी, मिलकर लड़ेंगी और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। शरद यादव ने कहा कि मोदी सरकार में मजदूर और आम जनता बेहाल है। फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को चोर मशीन कहा और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की। ममता की रैली के मंच पर एचडी कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, चौधरी अजीत सिंह और सतीश चंद्र मिश्रा समेत 22 दलों के नेता मौजूद थे। पिछले 56 महीनों में जो कुछ हुआ है इस देश में, उससे सबसे बड़ा खतरा जो पैदा हुआ है वो हुआ है देश के प्रजातंत्र के लिए, देश की लोकशाही के लिए। सीबीआई को, आरबीआई को, इलेक्शन कमीशन को, ब्यूरोक्रेसी को, कैबिनेट को, मीडिया को, हर एक को करप्ट करने की और सबवर्ट करने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। ये जो मशीन है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये चोर मशीन है और मैं इन सब लीडरों से गुजारिश करूंगा इस मशीन को खत्म करना चाहिए। दुनिया में कहीं ये मशीन नहीं है और इस मशीन के से चोरी की जाती है और हमने अभी इलेक्शनों में देखा है। राफेल हिंदू में ये नाम जो सबसे बड़ा पत्रकार देश का है, आज टेलीग्राफ में इनने डकैती डाली है, ये साबित होने वाला है आगे आगे और इनकी डकैती का पोल खुलने वाला है। गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिसे जनता चुनेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। जिन्होंने देश को निराश कर दिया, जिन्होंने जनता को धोखा दिया, जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, समाज में नफरत फैलाई, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी पर हो तो वो बता दें कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है। ममता जी को बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आज आपने साबित कर दिया, आज आपने वो कर दिखाया जो बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था और आपके आशीर्वाद से हम लोग एक हैं, इस मंच पे इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के महागठबंधन पर निशाना साधा है। पीएम ने कोलकाता में विपक्ष की एकजुटता पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी कोलकाता में बीजेपी का सिर्फ एक विधायक है, लेकिन वहां बीजेपी से बचने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा हो गए। महागठबंधन की रैली पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला किया। सिलवासा में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को कोसने वाले आज एक मंच पर हैं। आज पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके काम से विरोधी परेशान हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जनता के पैसे की लूट रोक दी है, इसलिए विरोधी गुस्से में हैं। आज जो दल महागठबंधन में शामिल है वो पहले कांग्रेस के धुर विरोधी रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा, इनकी शुरुआत मोदी से नफरत से शुरू होती है और गाली पर खत्म होती है। पीएम मोदी ने सिलवासा की जनसभा में कहा, महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं, देश की जनता के खिलाफ है। पीएम ने कहा, कुछ लोग खुद को बचाने के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो देश को आगे ले जाने के लिए सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर निकल पड़े हैं। एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। सूरत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी ने K9 वज्र टैंक की सवारी की। सूरत में K9 वज्र टैंक पर सवार हुए प्रधानमंत्री मोदी टैंक का जायजा लिया। सूरत के हजीरा इलाके में पीएम ने L&T आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। हाल ही में इस टैंक को ट्यूनिंग टेस्ट के लिए सेना के पास भेजा गया। K9 को टैंक सेल्फ प्रोपेल्ड होवरक्राफ्ट गन कहा जाता है। इन युद्धक टैंकों को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। पीएम मोदी ने आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। K9 वज्र केवल 15 सेकंड के भीतर 3 गोले दाग सकता है। L&T के इस कॉम्प्लेक्स में 100 K9 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोपें तैयार की जाएंगी। लार्सन एंड टूब्रो के नए आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने आए पीएम मोदी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया। पिछले साल जुलाई में L&T ने घोषणा की थी कि वो दक्षिण कोरिया की हनवा टेक्विन के साथ मिलकर दुनिया की बेहतरीन K9 थंडर तोप के वेरिएंट K9 वज्र टी का निर्माण करेगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू देशद्रोह केस में दिल्ली पुलिस से पूछा गया है कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत क्यों नहीं ली गई। जेएनयू देशद्रोह केस में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा, पहले दिल्ली सरकार से इजाजत क्यों नहीं ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू देशद्रोह का केस चल रहा है। आज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा, क्या आपके पास लीगल डिपार्टमेंट नहीं है। जेएनयू देशद्रोह मामले में कन्हैया कुमार समेत अन्य के खिलाफ आरोप लगे हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार से इजाजत के बिना वो केस का संज्ञान नहीं ले सकते। 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने इस केस में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस से सवालों के साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो 10 दिनों के अंदर दिल्ली सरकार से इजाजत ले लेगी। बताया जा रहा है कि अगर दिल्ली सरकार इसकी अनुमति नहीं देती तो पुलिस केंद्र सरकार से भी इजाजत ले सकती है। दिल्ली के स्पेशल सेल ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये लोग कुछ आरएसएस नेताओं को मारने की साजिश रच रहे थे। पकड़े गए लोगों में एक अफगानिस्तान का रहने वाला है। केरल में आईएसआई की साजिश बेनकाब हो गई। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली से एक अफगानी नागरिक भी पुलिस की गिरफ्त में आया। पूछताछ जारी। रॉ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काफी दिनों से नेटवर्क की जांच में लगी थी। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस के नेताओं को मारने की प्लानिंग थी। दंगे भड़काने के पीछे आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि फोन कॉल के जरिए साजिश का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये लोग आरएसएस के नेताओं की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। पकड़े गए लोगों में से एक अफगानिस्तान का नागरिक वली मोहम्मद सा बैफी है। दूसरा व्यक्ति शेख रियाजुद्दीन दिल्ली का रहने वाला है, जबकि मुथासिम केरल का रहने वाला है। प्रयागराज में पहुंचने वाले श्रद्धालु संगम पर स्नान तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जन भावना भी तेज हो रही है और इसी को देखते हुए यहां राम मंदिर का मॉडल तैयार किया गया है।
प्रयागराज में राम मंदिर का मॉडल तैयार है। इसे देखने के लिए श्रद्धालु जुट रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कैंप में लगाया गया है ये राम मंदिर का मॉडल। ये 31 जनवरी से शुरू होने वाले धर्म संसद के लिए तैयारी का एक हिस्सा है। अयोध्या में जिस तरह का मंदिर प्रस्तावित है वो इसी का मॉडल है। धर्म संसद के दौरान इसे लोगों के देखने के लिए रखा जाएगा। 10 फीट ऊंचे और 15 फीट चौड़े मंदिर को तैयार करने में 20 दिन लग गए। लकड़ी से बने राम मंदिर के इस मॉडल को सुनहरे रंग से रंग दिया गया। ये मॉडल बिल्कुल वैसा है जैसा कि अयोध्या में प्रस्तावित मंदिर होगा। 31 जनवरी से प्रयागराज में धर्म संसद आयोजित होगी। इस दौरान इस मंदिर के मॉडल को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि यहाँ आने वाले लोग राम मंदिर का रूप देख सकें। निश्चित रूप से धर्म संसद के सभा में निर्णय लिया जाएगा और राम मंदिर बनेगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि राम भगवान का ऐसा चरित्र है जो किसी जाति भेद नहीं किए, वर्ग भेद नहीं किए, सबको गले लगाए। राम के समान स्वार्थ और परमार्थ कथा जानने वाला कोई नहीं हुआ। समय का इंतजार कोई जरूरी नहीं है, जल्दी से जल्दी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं जानता हूँ कि आस्था है मेरी और जुड़ी हुई, जब तक एक बूंद खून है इसके लिए है। जब मेरी 82 साल की उम्र मेरे बच्चों का क्यों नहीं होगा। यूपी के महाराजगंज में उस वक्त लोग भावुक हो उठे जब एक किसान के बेटे ने डीएम साहब के पैर पकड़ लिए। किसान के बेटे की गुजारिश थी कि सरकार उनकी फसल का बकाया अदा कर दे ताकि उसकी स्कूल फीस जमा हो सके। यूपी में गन्ना किसान का बेटा डीएम के पैरों पर गिर पड़ा, मदद की गुहार लगाई। महाराजगंज में गन्ना केंद्र पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे डीएम। 6 महीने से स्कूल की फीस नहीं दे पाया था किसान का बेटा। अकेले महाराजगंज में गन्ना किसानों का 46 करोड़ रुपए बकाया है। डीएम ने गन्ना अधिकारी को फटकार लगाई, जल्द से जल्द भुगतान के आदेश दिए। डीएम ने बच्चे को पैसे भी देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। ये तस्वीरें महाराजगंज जिले के रायपुर तौल केंद्र की हैं। डीएम यहां औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। अचानक 8 साल का बच्चा हसनैन डीएम के पैर पर गिर पड़ा। रोते हुए उसने कहा कि अगर उसके पिता को गन्ना का भुगतान नहीं मिला तो वो स्कूल फीस जमा नहीं कर पाएगा और उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। डीएम अमरनाथ उपाध्याय ने बच्चे को भरोसा दिलाया, 2000 रुपए भी दिए, लेकिन बच्चे ने इनकार कर दिया। डीएम ने गन्ना अधिकारी को फटकार लगाई और कहा जल्द से जल्द गन्ना का भुगतान किया जाए। साथ ही बंद पड़ी मिल को खोलने का आदेश भी दिया है। गन्ना गिरा था, पैसा नहीं मिला और इस खेत में ही गन्ना खड़ा रह गया था। क्या दिक्कत आ रही है उससे? और उससे हम लोग पढ़ने में साहब रोज सारी घर को दे रहे हैं, कह रहे हैं फीस जब तक जमा नहीं होगा तब तक पढ़ नहीं पाओगे। इस समस्या में सकारात्मक पहल करते हुए सरकार ने ये व्यवस्था की कि इन समस्त किसानों का गन्ना 7 चीनी मिलों को डाइवर्ट कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। ये व्यवर्तन में लापरवाही परिलक्षित हुई, मैं इसको ठीक कराऊंगा और जो इसके दोषी लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर। देखिए, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि मिल चले और किसानों का मूल्य भुगतान हो। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कल कड़े शब्दों में केंद्र कमिश्नर को आदेश दिया है कि इसी सीजन में इस मिल को नीलाम करना पड़े तो नीलाम बेच करके चाहे रिसीवर बिठाकर इस मिल को चलाया जाए और जो मिल से पैसा आता है उससे गन्ना काश्तकारों का भुगतान किया जाए।